वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन का 9वां पार्ट डिस्कस करेंगे। ये हमारे सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन का 9वां पार्ट है। इससे पहले मैं सामान्य ज्ञान के 8 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने इन 8 वीडियोस में से एक सिंगल भी वीडियो मिस किया है तो उसे आप जरूर देख लें, क्योंकि सारे ही वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले मैं आपको लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताऊंगा, उसके बाद हम 9वां पार्ट स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और एग्जामिनर 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1949 और 26 जनवरी 1950 ये ऑप्शन जरूर देता है। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। यानी कि अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ तो आपको आंसर बताना है 26 जनवरी 1950। और अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन 26 जनवरी 1949 को ही कुछ प्रावधान लागू हो गए थे, जैसे नागरिकता लागू हो गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ तो आपको टिक 26 जनवरी 1950 पे ही करना है। 26 जनवरी 1950 पे ही आपको टिक करना है। जब आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ और कब तैयार हुआ तो आपको 26 नवंबर 1949 पे टिक करना है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। मैं हर वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होता है। लेकिन बहुत कम लोग आंसर करते हैं, केवल 5 से 6% लोग ही आंसर करते हैं। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि आप आंसर करने की हैबिट जरूर बनाइए। जब तक आप आंसर करने की हैबिट नहीं बनाओगे आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आप मेरे साथ बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? 26 जनवरी 1950। अब हम चलते हैं हमारे 9वें पार्ट पर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? ये आरंभ शब्द पे आपको ध्यान देना है। भारतीय संविधान जब बना था, यानी कि जब बनकर तैयार हुआ था, उस टाइम भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में भारतीय संविधान में 450 से ज्यादा अनुच्छेद हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आरंभ में क्या अनुच्छेद थे, कितने अनुच्छेद थे? तो आरंभ में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान समय में 450 से ज्यादा अनुच्छेद हैं। अब ये 450 से ज्यादा कैसे हो गए? अब जैसे 317 का कर दिया, मतलब किसी में का, खा, आ, बा ऐसे करके जोड़े गए हैं। इस तरह से अब 450 से ज्यादा अनुच्छेद हो गए हैं। लेकिन मूल संविधान में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब 395 अनुच्छेद थे और यही क्वेश्चन पूछा भी जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब संविधान बना था उस टाइम पे 8 अनुसूची थी। यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताता जा रहा हूं, इसे आप साथ के साथ नोट करते जाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने मूल भागों में विभाजित किया गया? भारतीय संविधान को 22 मूल भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन अगर आप देखें तो अभी प्रेजेंट टाइम पे 25 भाग हैं। जैसे का, खा करके किसी में 21 में का जोड़ दिया, 17 में का जोड़ दिया या आ जोड़ दिया। इस तरह से अभी अगर देखा जाए तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं, लेकिन मूल भाग कितने हैं? यानी कि जब संविधान बना था तो कितने भाग थे? तो 22 भाग हैं। मूल भाग 22 ही है और वर्तमान में आ, बा, का, खा ये जोड़ के 25 हो गए हैं। तो यही पूछा जाता है कि संविधान को कितने मूल भागों में विभाजित किया गया है? तो मूल 22 भागों को विभाजित किया गया, 22 भागों में विभाजित किया गया है। ये सभी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और बहुत ज्यादा ये गलत होते हैं। इसीलिए मैंने इनको आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे कि आप गलती ना करें। मूल भाग कितने हैं? 22 हैं, ये याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान
संविधान के किस भाग में है? नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान है वो भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है। दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? यह है 10वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान। अब इसे याद कैसे करेंगे? दल से 10 दल ले लीजिए और 10 में क्या आ गया? 10 दल 10 दल 10 ऐसे करके आप लिंक कर लीजिए। तो दल बदल विरोधी कानून कौन सी में है? 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, डबल मोस्ट लिख रहा हूं तो आपको ध्यान से याद रखना है। 11वीं अनुसूची है पंचायती राज से संबंधित। पंचायती राज में यानी कि 73rd अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को लाया गया था। लेकिन आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची है पंचायती राज से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? समाजवादी शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। याद रखिए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में और 1976 में। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, पहले में क्या था? समाजवादी, दूसरे में क्या था? पंथनिरपेक्ष। मैंने आपको बताया ना, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 42वें संविधान संशोधन में 1976 में। तो इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन 1976। आपको पता है हमारे संविधान में सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द हैं। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, SQDR, डॉक्टर SQ ऐसे याद कर सकते हैं, या SQDR कुछ भी कर लीजिए। सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द हैं। इसमें से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। ये तीनों तो आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्रिपल मोस्ट लिखा है, ठीक है, याद रखना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान का प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका जो है ना, वही संविधान की आत्मा कहलाती है। संविधान की प्रियम्बल या उद्देशिका या प्रस्तावना, कुछ भी आपको ऑप्शन में लिख के दे दे, आपको टिक करना है। संविधान की उद्देशिका संविधान की आत्मा कहलाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं पुलिस का और न्यायालय का संबंध बहुत बड़ा है। पुलिस का न्यायालय से पाला पड़ता रहता है, न्यायालय का पुलिस से पाला पड़ता रहता है। और आपका एग्जाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था है भारतीय संविधान की उद्देशिका में। अब ये 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? पहला है सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक न्याय। तीनों आप नोट कर लीजिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था है भारतीय संविधान के उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल में। कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों नोट कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय पशु है, आप सोच रहे होंगे बहुत इजी क्वेश्चन है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम यहाँ पे क्या क्या बन सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन उसने थोड़ा सा घुमा के आपसे पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है, तब आप याद कर लीजिए पैंथर टाइग्रिस लिनियास। ये है भारतीय राष्ट्रीय पशु यानी कि बाघ का वैज्ञानिक नाम, पैंथर टाइग्रिस लिन्नायस। लिन्नायस लिखा होता है, कभी कभी लिन्यास लिखा होता है। ये इंग्लिश का हिंदी लिखा जाता है तो थोड़ा अलग अलग लिखा जाता है, लेकिन इतना याद रखिए पैंथर टाइग्रिस लिन्यास, ये है बाघ का वैज्ञानिक नाम।
और क्या क्या क्वेश्चन यहां से बन सकता है, आपको पता है प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ है। बाघ की घटती हुई जनसंख्या को देखते हुए बाघ परियोजना शुरू की गई, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, तो इसे आप याद कर लीजिए, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ 1973 में, इसे आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके लिए 1973। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में। ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या है कि बाघ की घटती हुई जनसंख्या को देखते हुए बाघ परियोजना शुरू की गई, यानी कि बाघों के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की गई, इसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, ये तो आप जानते हैं, कमल, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम आप याद कर लो, इसका वैज्ञानिक क्या है, नाम है नेलम्बो न्यूसीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, लेकिन इसका भी वैज्ञानिक नाम आप याद करो, इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। ये बहुत पूछा जाता है और थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन होता है, अजीब सा लगता है कि भारत के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का एक संघ है। भारत को एक देश नहीं कहा गया है, भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब राज्यों का संघ, इस यूनियन ऑफ स्टेट्स ये कहा गया है भारत को राज्यों का संघ, तो ये याद रखिए आप। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। हम आप पता है आपको कि भारत में 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। जो यूनियन टेरिटरीज हैं यानी कि यूटीज हैं उनके लिए 20 सीटें रिजर्व की गई हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित हैं। लेकिन अभी अगर पूछा जाए वर्तमान में कितने सांसद हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, तो वर्तमान में हैं कितने, 13 सांसद केंद्र शासित प्रदेशों से। अब ये 13 कैसे कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। वर्तमान में 13 सांसद हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, 20 सीटें आरक्षित हैं। वर्तमान में 13 हैं, 13 में दिल्ली से ही अकेले है कितने, 7, अकेले दिल्ली से 7 हैं और बचे हुए 6 केंद्र शासित प्रदेशों से 6 हैं, मतलब हर एक से एक एक है, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 13। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों से 13 सांसद हैं, जिसमें से अकेले दिल्ली से 7 हैं और बचे हुए 6 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक एक से हैं, हर एक से एक एक है, तो यानी कि 6 वो हो गए और 7 दिल्ली के, टोटल मिलाकर कितने हो गए, 13। तो ये हैं, थोड़ा आंकड़ा है, इसे आप याद रखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, तो एग्जामिनर के माइंड में कुछ भी आ सकता है। तो आप ये जरूर याद रखें, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें रिजर्व हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे 13 सांसद हैं केंद्र शासित प्रदेशों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम भारत का राज्य किस संशोधन से बना। सिक्किम, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सिक्किम कहां पे है मैप में इधर ऊपर की तरफ है सिक्किम, ये तो चलो मैप आप देखोगे तो आपको पता हो जाएगा। सिक्किम भारत का राज्य किस संशोधन से बना, ये बना था 35वें संविधान संशोधन से। 1974 में सिक्किम भारत का अंग बन गया था, एक एसोसिएट स्टेट बन गया था। कब बना था, 35वें संशोधन से 1974 में भारत का एक एसोसिएट स्टेट बन गया था सिक्किम। लेकिन भारत का पूरी तरह से राज्य अगर पूछा जाए पूर्ण रूप से राज्य कब बन गया था, तो पूर्ण रूप से राज्य 1975 में बन गया था। अंग बन गया था, भारत का अंग या भारत का एक एसोसिएट राज्य बन गया था 35वें संशोधन से 1974 में। लेकिन पूर्ण रूप से भारत का राज्य कब बन गया था, 1975 में। मोस्टली ऑप्शन में ये 1974 वाला ही दिया होता है, इसी पे आपको टिक करना होता है, क्योंकि 1974 में भारत का अंग बन गया था सिक्किम, और 1975 में पूर्ण रूप से भारत का राज्य बन गया था। और कौन से नंबर का राज्य बना था, ये भी आप याद कर लीजिए, 22वें नंबर का राज्य बना था सिक्किम। 1975 में पूर्ण रूप से भारत का राज्य बना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। और कब हुआ था ये गठन, ये हुआ था 1953 में, ये भी आप नोट कर लीजिए। भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बना, आंध्र प्रदेश बना। कब बना, 1953 में बना। और आपको पता है अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग करके ही 29वां राज्य बनाया गया है तेलंगाना। तो ये कब बना, ये भी आपके लिए करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में आपसे पूछा जा सकता है। ये बना 2 जून 2014 को।
तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक 29वां राज्य बन गया है भारत का। तो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है? भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश कब बना? 1953 में। और आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014 को। इतना डाटा आपको याद रखना है, इसे आप नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ये नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, सिंगल सिटीजनशिप। अब ये सिंगल सिटीजनशिप और ड्यूअल सिटीजनशिप क्या है? कई देश ऐसे हैं जहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप है, जैसे अमेरिका ही है जहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप है। अब ड्यूअल सिटीजनशिप का मतलब क्या है? वहां पे अमेरिका की नागरिकता अलग होगी और जिस राज्य जिस स्टेट में वहां पर लोग रह रहे हैं उसकी नागरिकता अलग होगी। ठीक है, जैसे अगर सपोज इंडिया का ही एक एग्जांपल ले लें, अगर इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप होती तो इंडिया की अलग नागरिकता होती और आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं उत्तर प्रदेश की अलग नागरिकता होती, लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं है। इंडिया में एकल नागरिकता है, यानी कि आप भारतीय हैं, बस इतना ही काफी है। ठीक है, तो इंडिया में एकल नागरिकता है लेकिन डुअल नागरिकता भी होती है और वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? वो ये पूछा जाता है किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, और आपको ऑप्शन में दे देगा यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यूएसए में है ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान, डबल नागरिकता दोहरी नागरिकता में मिलती है यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, डबल मोस्ट लिखा है तो आप याद रखना। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है? समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में। 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे अभी कल ही आरओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन से अनुच्छेद में है? तो उसका सही आंसर था 17, अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो और ये बेसिक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि समानता का अधिकार किन किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अधिकार बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। जैसे आपने देखा होगा 14 साल से कम वर्ष के बच्चे अगर कारखाने में काम करें तो वो इलीगल है। तो ये प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद में है 24 में। अनुच्छेद 24 में ये प्रावधान है कि 14 साल से कम के बच्चे को आप कारखाने में काम नहीं करा सकते, यानी कि बच्चों का शोषण माना जाएगा। तो ये कौन सा प्रावधान है, कौन से अनुच्छेद में है ये प्रावधान? अनुच्छेद 24 में 14 साल से कम के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? यही क्वेश्चन आरओ में पूछा गया कल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट होता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में, और ये कई तरीके से पूछा जाता है। कई बार ऐसे पूछ लेता है छुआछूत का अंत कौन से प्रावधान में है? यानी कि जो पहले अनटचेबिलिटी थी, यानी कि छुआछूत थी, उसका उन्मूलन कौन से अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का उन्मूलन किसमें है? अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का मतलब ही होता है छुआछूत, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17। इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मीडिया की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? यह है अनुच्छेद 19। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि अभिव्यक्ति की आजादी का संबंध कौन से अनुच्छेद से है? यह है अनुच्छेद 19 से। अभिव्यक्ति की आजादी या प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। अभिव्यक्ति की आजादी यानी कि आपने देखा होगा मीडिया किसी भी नेता के बारे में, मीडिया को ये आजादी है कि किसी के बारे में बोल सकता है, किसी की पोल खोल सकता है। लेकिन अभी ऐसा है कि प्रेजेंट टाइम में मीडिया बाइस्ड हो गया है, मतलब एक तरफ झुका हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ झुक के डिसीजन सुनाता है, गवर्नमेंट की ये बारे में नहीं बोल पाता है। मतलब ये थोड़ा दोष है, लेकिन मीडिया वैसे अगर लीगली देखा जाए तो पूरी तरह से स्वतंत्र है, चाहे तो किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है, किसी की पोल खोल सकता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 19 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? यानी कि जो फॉरेन ट्रिप आप करते हैं, फॉरेन यात्रा करते हैं, उसका अधिकार किस में संरक्षण है? कौन से अनुच्छेद में यह अधिकार है? यह है अनुच्छेद 21 में। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये बहुत बार नहीं पूछा गया है, एक ही बार पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप याद रखिए। विदेश यात्रा का संबंध कौन से अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 21 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान
किस अनुच्छेद में है? ट्रिपल मोस्ट, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता। आप देख रहे होंगे आजकल मीडिया पे हमेशा धार्मिक डिबेट चलती रहती है, हमेशा धार्मिक, मतलब कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते कि हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू को से लड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पता नहीं क्या करना चाहते हैं इस देश में। लेकिन आप याद रखिए, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है अनुच्छेद 25 में। तो ये धार्मिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये धार्मिक 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 हर जगह पूरे दिन डिबेट चलता रहता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर के माइंड में भी आ सकता है, तो ये पूछा जा सकता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 25 में। तो ये था हमारा सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन का 9वां पार्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? आपको इसका आंसर बताना है। पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जब ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था तो आपको डिटेल में बताया था कि कौन है पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता और उनको किसके लिए नोबेल मिला था, ये सब मैंने आपको बताया था। अब आपको इस क्वेश्चन में का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाया करे उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक घंटी का निशान बन के आएगा, आप इस निशान पे भी क्लिक कर लें। इससे क्लिक करने का फायदा यह है कि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। आप इस वीडियो की और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे मेरे पर्सनल फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो अब मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।